हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस स्टार्ट imperative sentence as imperative sentence has been highlighted on the board। बेटा जो imperative सेंटेंस होता है इसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिससे कि आदेश देने का भाव पैदा हो, आदेश देने का भाव व्यक्त हो। ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसको कि आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, इससे ऐसा जाहिर होता है बट इट इज नॉट कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का यह पूर्ण लक्षण नहीं है पहचानने का। भले ही इसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहें या आज्ञा सूचक वाक्य कहें। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? सच ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य दैट एक्सप्रेसेस, जो कि व्यक्त करता हो नॉट ओनली द फीलिंग्स ऑफ ऑर्डर, सिर्फ आदेश का ही भाव व्यक्त नहीं करता हो। बेटा समझ में आ रही है? ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ आदेश का ही भाव व्यक्त नहीं करता हो बट ऑल्सो द फीलिंग्स ऑफ सजेशन, बल्कि सेंटेंस ऐसा होता है जिससे कि सुझाव का भी भाव व्यक्त हो। सजेशन में सुझाव देने का भाव व्यक्त हो, एडवाइस सलाह देने का भाव व्यक्त हो, कमांड निर्देशित करने का भाव व्यक्त हो, डिमांड कुछ मांगने का भाव व्यक्त हो, बैग गिड़गिड़ाने का भाव व्यक्त हो, रिक्वेस्ट निवेदन करने का भाव व्यक्त हो, इंसिस्ट आग्रह करने का या किसी भी बात को जोर देकर कहने का भाव व्यक्त हो, प्रोहिबिशन आपको किसी भी काम को करने से रोका जाए, मना किया जाए, ऐसा भाव व्यक्त हो, एंड प्रपोजल और प्रस्ताव देने का भाव व्यक्त हो, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह के लक्षण उत्पन्न करने वाले वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वंस अगेन मैं बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस जिसे कि हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, लेकिन इससे सिर्फ आदेश का ही भाव व्यक्त नहीं होता है बल्कि इससे सुझाव देने का, सलाह देने का, निर्देशित करने का, डिमांड कुछ मांगने का, बैग गिड़गिड़ाने का, रिक्वेस्ट निवेदन करने का, इंसिस्ट जोर देकर कहने का अथवा आग्रह करने का भाव व्यक्त हो, प्रोहिबिशन मना करने का भाव व्यक्त हो, विश इच्छा व्यक्त करने का भाव व्यक्त हो, प्रपोजल प्रस्ताव देने का भाव व्यक्त हो। ऐसे सेंटेंस को मेरे बच्चों कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक एक को थोड़ा देख लीजिए। ऑर्डर बोले तो आदेश देने का भाव व्यक्त हो, सजेस्ट सुझाव देने का भाव व्यक्त हो, एडवाइस सलाह देने का भाव व्यक्त हो, कमांड निर्देश देने का भाव व्यक्त हो, डिमांड कुछ मांगने का भाव व्यक्त हो, बैग गिड़गिड़ाने का भाव व्यक्त हो, रिक्वेस्ट निवेदन करने का भाव व्यक्त हो, इंसिस्ट आग्रह करने का अथवा जोर देकर कहने का भाव व्यक्त हो, प्रोहिबिशन मना करने का भाव व्यक्त हो, विश इच्छा व्यक्त करने का भाव हो, प्रपोजल प्रस्ताव देने का भाव व्यक्त हो। ऐसे सेंटेंस अगर इस तरह के लक्षण सेंटेंस से उत्पन्न होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन एंड दैट हिडन सब्जेक्ट इज यू। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ होता है। हिडन बोले तो छुपा हुआ, और वह छुपा हुआ सब्जेक्ट हमेशा यू होता है।
जैसे हमने कहा खड़े हो जाओ, हमने कहा खड़े हो जाओ, किसको बोला? तुमको बोला, आपको बोला, यानी छुपा हुआ सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। अपना काम करो, किसको बोला? यू को बोला, यानी सब्जेक्ट जो हिडन है वह यू है। मेरी बात ध्यान से सुने, किसको बोला? आपको बोला। यानी वंस अगेन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, जो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन है, जो सब्जेक्ट छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है। दैट्स वाई इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी अपना शब्द आता है, जैसे हमने कहा अपना काम करो, तो इसीलिए अपना के लिए हमेशा पोजीशन के रूप में, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में योर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रूल, नेक्स्ट रूल से सम टाइम इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज गिवन। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन रहता है, दिया रहता है, एंड दैट गिवन सब्जेक्ट इज नोन एज वोकेटिव केस, और वह दिए हुए सब्जेक्ट को वोकेटिव केस कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों बैठ जाओ, यहां पर हमने बच्चों जो है यह आपका वोकेटिव केस हुआ। अगर वोकेटिव केस होता है तो वो सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब आइए बेटा इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस, हमने बताया इंपरेटिव सेंटेंस से सिर्फ आदेश का ही भाव व्यक्त नहीं होता है, बल्कि सुझाव देने का, सलाह देने का, कुछ मांगने का, निवेदन करने का, आग्रह करने का, इच्छा व्यक्त करने का, मना करने का, प्रस्ताव देने का भाव व्यक्त होता है। ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब कुछ सेंटेंसेस से इसे हम समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस इन रियल होती क्या है। जैसे बेटा हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। हमने कहा मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। अब देख रहे हो कि इससे आदेश का भाव व्यक्त होता है, ऑर्डर दिया जा रहा है क्या करने के लिए? एक कुर्सी लाओ। अगर उसकी जगह बेटा आप ये कहते हो कि तुम मेरे लिए एक कुर्सी लाते हो, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, कोई भाव नहीं। बट मैंने कहा मेरे लिए एक कुर्सी लाओ, तो यह क्या हुआ? आदेश का भाव व्यक्त होता है। हमने कहा जाओ और अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ो। आप देखते हो कि कहता है जाओ और अपने कमरे में किताबें पढ़ो, एक बार फिर से आदेश का भाव। अगर उसकी जगह हम कहें वो अपने कमरे में जाता है और अपनी किताबें पढ़ता है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, भाई उसकी मर्जी, वो अपने कमरे में जाता है, किताबें पढ़ता है। बट अगर उसकी जगह हमने कहा जाओ और अपने कमरे में किताब पढ़ो, इससे क्या भाव व्यक्त होता है बेटा? आदेश का भाव व्यक्त होता है। हमने कहा अपने बड़ों का सम्मान करो, आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको सुझाव दिया जाता है कि क्या कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो, आपको फिर से सजेस्ट किया जा रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। अपनी दवाएं समय से लें। आप फिजिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, भाई जैसे मैं दवा दे रहा हूँ वैसे तुम दवा लो। तो डॉक्टर इन रियल आपको करता क्या है? एडवाइस करता है। कृपया मेरी मदद करें। अब देखिए यहाँ पर कृपया शब्द से सेंटेंस की इनॉग्रेशन हुई है, शुरुआत हुई है। यह क्या करता है? निवेदन करने का भाव व्यक्त करता है। सुरेश मेरे पास आओ, या यूं भी कर सकते मेरे पास आओ सुरेश। वोकेटिव केस थोड़ी सी ठहराव लेता है बेटा। जब भी वोकेटिव केस लगाते हैं तो सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में। अगर सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो कॉमा लगा दिया, या तो सेंटेंस के लास्ट में लगाया, तो सेंटेंस के फिनिश होने के बाद उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। वहां मत जाओ, मना किया ना, वहां नहीं जाने का। तो बेटा मना जब करने का भाव व्यक्त होता है तो ऐसे से प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त होता है। हमने कहा इधर उधर मत देखो, आपको इधर उधर देखने से मना किया ना, तो ऐसे सेंटेंस से प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त होता है। झूठ ना बोलो, आपको मना किया झूठ नहीं बोलने का, ऐसे सेंटेंस ये भी प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त होता है, मना करने का भाव व्यक्त होता है। मुझे बोलने दीजिए, हमने इच्छा व्यक्त किया, क्या करने के लिए? बोलने के लिए। ये क्या है? इच्छा व्यक्त होता है। आओ स्कूल चलें, आप भी चलें और हम भी चलें।
कोई बात कही जाती है जिसमें कहने वाला और जिससे कहा जाए वो भी दोनों उसमें शामिल हो गए। हमने कहा चलो यार एक एक कप चाय पियो, यानी आप भी पियो और मैं भी पीऊँ, दोनों ही मैंने प्रपोज किया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ और जिससे कहता हूँ वो भी इन्वॉल्व होता है, तो उससे प्रस्ताव का भाग होता है। यह किताब अवश्य पढ़ें, आपको जोर देकर कहा जाता है, आपसे आग्रह किया जाता है कि यह किताब अवश्य पढ़ें, तो इससे इंसिस्ट का भाव व्यक्त होता है। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि घरों में गेस्ट आते हैं तो आप कहते हो ना सब थोड़ा और लें, तो आप इन रियल करते क्या हो, उनसे आग्रह करते हो, जोर देते हो लेने के लिए, तो उससे इंसिस्ट का भाव व्यक्त होता है, आग्रह का भाव व्यक्त होता है। एक बार फिर से मैं बात करता हूँ बेटा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ऑर्डर का भाव व्यक्त हो, हाँ एक बात मैंने बताया इंपरेटिव, इसमें इस सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट को हिडन, मैंने कहा मेरे लिए कुर्सी लाओ, किसको बोला, यू को बोला, तो चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसीलिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में अपना शब्द आए तो उसके लिए योर का प्रयोग आप करना है। अब आइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का भाव, सजेस्ट सुझाव देने का भाव, एडवाइस सलाह देने का भाव, कमांड निर्देशित करने का भाव, बैक गिड़गिड़ाने का भाव, ऐसा भाव व्यक्त हो तो ट्रांसलेशन की शुरुआत आप मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट से करोगे। सबसे पहले आप जो सेंटेंस में मेन वर्ब है उसे लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब अगर देखना कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कृपया से हो रही है, जिससे कि निवेदन का भाव व्यक्त होता है, कृपया से शुरू हो तो ट्रांसलेशन की शुरुआत आप प्लीज से भी कर सकते हो, काइंडली से भी कर सकते हो। हाँ बेटा एक बात बता देता हूँ, आप प्लीज भी यूज कर सकते हो, काइंडली भी यूज कर सकते हो। प्लीज एक ऐसा टर्म है आप रिक्वेस्ट करने के लिए अपने सीनियर से, अपने एल्डर से, अपने टीचर से, अपने इक्विवेलेंट से, अपने जूनियर से, किसी के साथ यूज कर सकते हो निवेदन करने के लिए। किसका प्रयोग, प्लीज का। व्हेनेवर काइंडली की जहाँ तक बात है, काइंडली का प्रयोग निवेदन करने के लिए हमेशा अपने से सीनियर के लिए किया है, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कृपया से हो तो सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखिएगा, उसके बाद एमबी1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब देखना कि बेटा अगर इंपरेटिव सेंटेंस से आग्रह करने का भाव व्यक्त हो, हाँ एक बात बता देता हूँ, अगर आग्रह करने का भाव व्यक्त हो सेंटेंस है तो उसमें मोस्टली या तो जरूर शब्द आएगा या तो अवश्य आएगा। हमने कहा अपने स्कूल जरूर जाए, जरूर आया ना, तो यह आग्रह करने का भाव। गरीबों की मदद अवश्य करें, आपसे जोर देकर कहा जाए, तो इससे भी क्या होता है, आग्रह का भाव व्यक्त होता है। जब आग्रह करने का भाव व्यक्त हो तो आप सेंटेंस में ट्रांसलेशन की शुरुआत डू से करें। सबसे पहले डू लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और ये जो डू होता है बेटा, ये जो डू होता है ये क्यों लगाया जाता है, इसे इम्फैटिक डू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे इम्फैटिक डू, EMPHATIC, इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, ऐसे डू को इम्फैटिक डू कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी काम को करने से मना किया जाए, जैसे हमने कहा धूप में मत जाओ, आपको धूप में जाने से मना किया, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में या तो मत शब्द आवे, या तो न दिया हो, या तो नहीं दिया हो, तो ट्रांसलेशन की शुरुआत आप डू नॉट से अथवा डोंट से करोगे। ओके, उसके बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस अदर्स। ऐसा कब करोगे, जब किसी भी काम को करने से आपको मना किया जाए। नेक्स्ट है बेटा इच्छा व्यक्त करने का भाव। जब इच्छा व्यक्त करने का भाव व्यक्त हो तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्ट दो दिए हैं तो केसेस वाले ऑब्जेक्ट को प्रीफर कीजिएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस एमबी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर चलेगा कब, जब इच्छा करने का भाव व्यक्त होता है। अच्छा एक बात और बताते हैं, कैसे हम इजीली पहचानेंगे कि सेंटेंस से इच्छा विश का भाव व्यक्त होता है। बेटा ऐसे सेंटेंस जिसमें कि मीनिंगलेस दो अथवा दीजिए शब्द आवे, क्या आवे, दो शब्द आ जाए
अथवा दीजिए, दो अथवा ऐसे शब्द आ जाए। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब जो कि अर्थहीन है। जैसे हमने कहा उन्हें जाने दीजिए, तो जाने के बाद दीजिए मीनिंगलेस हो गया। मुझे कमरे में सोने दीजिए, दीजिए मीनिंगलेस हो गया। हमने कहा उसे पढ़ने दो, पढ़ने की बात दो मीनिंगलेस आ गया। तो इस तरह से बहुत इजीली पहचान सकते हो आप यह सेंटेंस जो है इंपरेटिव का ऐसा सेंटेंस है जो कि इच्छा व्यक्त करता है। अगर इच्छा व्यक्त करे तो सबसे पहले लेट लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्लस एमडी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इज दैट ओके? और लास्ट में बेटा होता है प्रपोजल का भाव। प्रपोजल का भाव का मतलब होता है चलो नया साल मनावे, आप भी मनाओ हम भी मनावे। हमने कहा तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपसे कर रहे हो तो आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो। चलो एक एक कप चाय पीजिए, आप भी पीजिए और हम भी पीजिए। तो ऐसे सेंटेंस से प्रपोजल का भाव व्यक्त होता है जिसमें कि कहने वाला और जिससे कहा जाए वो भी दोनों इन्वॉल्व हो जाए, तो उससे प्रपोजल का भाव व्यक्त होता है। अगर प्रपोजल का भाव व्यक्त हो तो सबसे पहले आप लेटस अथवा लेट्स लिखोगे। इज दैट ओके? फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऐसे आप लिखोगे। तो आई होप कि आपको एक कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अब आइए इन इंपरेटिव सेंटेंस के थोड़ा ट्रांसलेशन फॉर्मेट करके हम देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। आइए तो आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू ट्रांसलेट दीज एग्जाम्पल्स। अब देखिए बेटा पहला है मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। आपने देखा कि इससे जो है आदेश का भाव व्यक्त होता है। तो सबसे पहले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? लाना। लाने का क्या हो जाएगा बेटा? ब्रिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कुर्सी। ब्रिंग अ चेयर। किसके लिए? मेरे लिए। फॉर मी। बेहद आसान है, बहुत ही इजी है, मतलब बहुत आसानी से आप बना सकते हो। जाओ और अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ो। पहले जाओ मेन वर्ब है, गो। एंड मेन वर्ब क्या है? रीड। गो एंड रीड। ठीक है, क्या पढ़ो बेटा? योर बुक। कहाँ पढ़ो? अपने कमरे में। इन योर रूम। थर्ड है अपने बड़ों का सम्मान करो। आपको सजेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले मेन वर्ब सम्मान करने का, रिस्पेक्ट। अपने बड़ों का रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। फोर्थ, अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो। मेन वर्ब क्या है? सोचना। आपको सजेस्ट किया जाता है कुछ का बेटा? समथिंग। अच्छा एक बात बता दें, हालांकि यह जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन समथिंग होता है, इसके बारे में कुछ अगर आता है, अगर अफर्मेटिव में है तो समथिंग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है तो एनीथिंग लगाइएगा कुछ के लिए। थिंक समथिंग किसके बारे में? अबाउट योर फ्यूचर। अपनी दवाएं समय से ले। डॉक्टर आपको एडवाइस करता है लेने का। टेक योर मेडिसिन। ये ऑब्जेक्ट हो गया, समय से। एट अ टाइम। 6 है बेटा, कृपया मेरी मदद करें। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कृपया से सेंटेंस की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर आप प्लीज भी लगा सकते हो, काइंडली भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले प्लीज आप लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प,
आप देख रहे हो कि बहुत आसानी से आप इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान भी ले रहे हो और इसका ट्रांसलेशन भी कर ले रहे हो। आइए अब आगे चलते हैं। नाउ लेटेस्ट एग्जांपल 7। सुरेश मेरे पास आओ। अब आप देखते हो कि इसमें एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है, इसीलिए वोकेटिव केस को संबोधन कारक भी कहा जाता है। मैंने बताया वोकेटिव केस हो तो सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, सुरेश मेरे पास आओ। एट फर्स्ट सुरेश आप लिखोगे वोकेटिव केस, मेरे पास आओ मेन वर्ब कम टू मी। हाँ, एक बार देखते हैं हम कि पास के लिए बेटा बच्चे लगा देते सुरेश कम नियर मी। नो, मेरे पास आओ कम टू मी, उसके पास जाओ कम टू हिम, ऐसे हो। प्रॉब्लम नंबर 8, वहां मत जाओ। मना किया था ना वहां नहीं जाने का। जब मना किया, प्राइवेट किया, तो ट्रांसलेशन की शुरुआत डू नॉट और डोंट से आप करेंगे। डोंट, फिर वही MV1 डोंट मीन गो देयर। अच्छा, एक बात आप देख रहे हो कि जो भी इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है, वो MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है, उसको ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 9, झूठ ना बोलो। मना किया आपको झूठ बोलने के लिए। वंस अगेन डू नॉट आर डोंट बोलने का वैल्यू लाइक। प्रॉब्लम नंबर 10, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बोलने के बाद दीजिए मीनिंगलेस आ गया, तो ट्रांसलेशन की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस मुझे काम नहीं, लेट मी स्पीक। अगर कह दीजिए उन्हें मुझे जाने दो तो लेट मी गो, उसे हंसने दो लेट हिम लाफ, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऐसा कब करेंगे? जब बेटा देखिएगा दो अथवा दीजिए मीनिंगलेस आ गया। प्रॉब्लम नंबर 11, आओ स्कूल चले। हम भी चले और आप भी चलो, यानी जिससे कहा जाए वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए उस टास्क में, और जो कहे वो भी उस टास्क में इन्वॉल्व हो जाए। तो ट्रांसलेशन के लिए किसका प्रयोग बेटा? लेट अथवा लेट्स। अब यहाँ पर आओ जो प्रस्ताव देने का भाव इससे एक्सप्रेस हो गया। अब मेन पर क्या चलने का? लेट्स गो टू। यह किताब अवश्य पढ़े, जोर देकर कहा जाता है, आग्रह किया जाता है। तो बेटा जब जोर देकर कहा जाए तो सबसे पहले डू लिखेंगे। ऐसे डू को मैंने अभी बताया इम्फेटिक डू कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने डू लिखा, फिर मेन बात पढ़ने का टू रीड, यह किताब का देश। Thus you can easily translate after imperative sentence. Is that okay? तो बेटा हम समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ टेंसेस बेस्ड भी होते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब आइए बेटा हम कुछ मिसलेनियस इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जो कि टेंसेस बेस्ड होते हैं। पहले हम कैसे पहचानेंगे कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है? सिम्टम को पहचानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा वो मुझे पढ़ने नहीं देता, दिखने में लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट यह इंपरेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यह इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड है। वो मुझे पढ़ाने नहीं देता है, ये है से पहले ताती आया, तो ये हमको ये सिग्निफाई करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। लेकिन बेटा वो मुझे पढ़ाने नहीं देता है, वो मुझे क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, प्राइवेट करता है, मना करता है। यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है लेकिन प्राइवेशन का भी भाव व्यक्त है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैंने उसे कमरे में सोने नहीं दिया, ये फर्स्ट डेफिनेट के सिम्टम है, लेकिन मैंने उसे प्राइवेट किया, रोका कमरे में सोने से। वे लोग मुझे जीने नहीं देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के सिम्टम है,
लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग मुझे प्राइवेट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जीने से। तो अगर ऐसी कंडीशन आवे तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद देखना कि जिस टेंस से बिलोंग करता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेट लगाना, फिर ऑब्जेक्टिव केस, प्लस V1, अगर कुछ बचता है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस। आइए जैसे पहला एग्जांपल है बेटा, योर फर्स्ट एग्जांपल, वो मुझे पढ़ाने नहीं देता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया। हम देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाने वाले हैं, डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट। ऑब्जेक्टिव केस में ही डज नॉट लेट मी टीच, इट्स ओके। मैंने उसे कमरे में सोने नहीं दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, अब एक पास्ट डिफरेंट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, उसे का, और फिर लेट लगाएंगे, उसे का ही में आहार लगा देंगे। आई डिड नॉट लेट हिम, सोने का बेटा स्लीप, इन द थर्ड एग्जाम्पल, वे लोग मुझे जीने नहीं देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट थे, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, फिर आप लेट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या बेटा, मुझे, मी, मेन वर्ब क्या है, दे विल नॉट लेट मी लिव। आपने देखा कि ऐसे भी क्रिएटिव आवे तो ट्रांसलेशन आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा बेटा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उसे आप लिखिएगा। I will try to improve in the next video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा तो मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दो इसे, सो दैट कि मेरे आने वाले कमिंग वीडियो आपको डायरेक्ट मिलते हैं। ओके, बाय।